हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि भाई हम फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, साइंस 10th की, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही लैंग्वेज में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बशर्ते देखो सिंपल सी बात है, हम अपनी जगह पे सही हैं। कोई चाहे हमारे बारे में जो कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे स्टूडेंट्स को जो ज्ञान या जो सीख हमने दी है वो अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, अगर कहीं पे भी आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं पे भी आप एक नया पर्सन, या फिर कह सकते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक फील्ड में एक काफ़ी पुराना पर्सन था जो लगभग 10 या 20-25 साल से उस फील्ड में काम कर रहा था, और एक नया बंदा आया, लगभग उसको 2-3 साल हुए काम करने में, लेकिन उसने अपनी फुल एनर्जी के साथ और एक अच्छी सोच के साथ उसने काम करना शुरू किया। दिनों धीरे धीरे उससे आगे बढ़ता चला गया। अब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो होती है, अब वही हो गई कुछ लोगों को। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेरे बारे में आप कोई कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल, हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखना है। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं अपने दिमाग से निकाल दो। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम से बहुत पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। मैं करवाऊँगा, मैं कह रहा हूँ, है ना। मैथ और साइंस दोनों में किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, कि जब अच्छा रिजल्ट आए तो क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए जिसने मेहनत की है। इतना चाहता हूं मैं। आई होप आप कम कहीं में ज़्यादा समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि 3 वीडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मंगलवार को और बुधवार को और फिर दिन शुक्रवार को आपको वीडियो मिलेगी। तो उस हिसाब से कोशिश ये रहेगी कि इन तीनों वीडियोस में हम एक चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 3 से 4 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे, है ना। ये वीडियो भी शायद 1 घंटे की होने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना, बस बिल्कुल हर टॉपिक को ध्यान से समझते हुए चलना है। और जो भी छोटा सा भी माइनर भी डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना, और बिल्कुल भी स्किप वीडियो को नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि लाइट जो होता है, प्रकाश, लाइट, ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। लाइट जो होता है, इसी के कारण ही वी कैन एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू लाइट। हम किसी भी वस्तु को, हिंदी में बोल दूंगा, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। हम किसी भी वस्तु को प्रकाश के कारण ही देखने में सक्षम हो पाते हैं। प्रकाश के कारण, या कह सकते हैं कि लाइट के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने चारों ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे नहीं देख पाएंगे, किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, बेसिक चीज है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये लाइट जो है, अच्छा एक चीज यहां पे, ये जो लाइट जो है ये 2 कंडीशंस में होती है। एक रे के फॉर्म में भी होती है एंड पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। रे की फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। तो यहां पे हम सिर्फ रे के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट जो है वो रे की फॉर्म में होती है, मतलब प्रकाश जो है वह किरणों के रूप में होता है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो प्रकाश है वह किरणों के रूप में प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पे कह देंगे ग्रुप ऑफ लाइट रे। क्या कह देंगे, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसको बीम कहा जाता है,
प्रकाश किरणों के समूह को बीम कहा जाता है। बीम को हिंदी में पुंज कहते हैं, पुंज, या कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ग्रुप ऑफ लाइट रेज जो होता है वह बीम कहलाएगा, ठीक है ना, या बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। और एक अकेली लाइट तो प्रकाश के रूप में चलेगी नहीं, एक प्रकाश की एक अकेली लाइट तो चलेगी नहीं, कई सारी लाइट रे एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती हैं, तो जो वो उस पर टकराकर हमारी आंखों पे पहुंचती हैं, देन हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी ये है कि ग्रुप ऑफ लाइट रेज जो है वही बीम कहलाएगा, उसको बीम कहेंगे, ठीक है ना, या कह देंगे बीम ऑफ लाइट, बेसिक चीज है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइट रे है ये सिंपली जो है अगर हम पढ़ें तो दो फिनोमेना प्रेजेंट करती है, टू फिनोमेना ऑफ लाइट वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर, है ना, टू फिनोमेना ऑफ लाइट। हम इस चैप्टर में, हम इस पार्ट में दो फिनोमेना, प्रकाश की दो घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इन विच रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उनमें से रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है, एक प्रकाश का परावर्तन है और एक प्रकाश का अपवर्तन है। इन दोनों घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइएगा और ध्यान से देख लेना, पूरा चैप्टर थोड़े समय के बाद आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज थी। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर है? रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना सभी को, ठीक है। अच्छा देखो, हेडिंग डाल देना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नोट्स अगर आपने नहीं बना रखे हैं तो नोट्स बनाते हुए चलना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी भी स्मूथ सरफेस से जब लाइट रे टकराती है, तो टकराने के पश्चात, इससे टकराने के बाद वह उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। जैसे इस साइड से आई और टकराकर इसी साइड में वापस लौट जाएगी, वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर लिखें, व्हेन द लाइट रे incident at a smooth surface then it will return in same medium this returning phenomena of light ray is called reflection of light. This returning phenomena of light ray is called reflection of light. आप ध्यान से देख लो, आपके सामने जो लाइट रे की है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की है, जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि when the light ray incident at the smooth surface then it will return in the same medium. Returning phenomena of लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हिंदी में हम कहें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कह देंगे भाई, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन वो कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे ध्यान से देखना कि यहां पे एक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि सिल्वर जो है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। यहां पे ध्यान से समझना। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर भी सिल्वर ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो यहां पे ध्यान से समझेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, जो है। अच्छा, रिफ्लेक्टर को हिंदी में कहते हैं परावर्तक,
परावर्तक। सिंपल है कि जैसे भाई स्मूथ सरफेस जिस स्मूथ सरफेस पे लाइट टकरा रही है, तो टकराने के बाद वह जाएगी, तो जिस स्मूथ सरफेस पे टकराई है उसी को रिफ्लेक्टर कहा जाता है। मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी को तो रिफ्लेक्टर कहेंगे, और रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? स्मूथ सरफेस, तो उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टर कहा जाता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो देन हमारे पास एक बात और निकल के आती है। देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा इनका, तो और ज़रूरत भी नहीं है ना, काम की चीज़ें ही पढ़ेंगे। दो टाइप का रिफ्लेक्शन हमारे पास हो जाएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होगा कि किसी भी सरफेस से टकराती है जब कोई प्रकाश की किरण, तो वह रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो हो जाएगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये पूछेगा नहीं आपसे कोई, ठीक है ना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। जब किसी भी स्मूथ से सरफेस से टकराती है तो वह वापस, अगर पैरेलल आएगी तो पैरेलल ही वापस जाएगी, है ना। पैरेलल अगर प्रकाश की किरण आती है तो पैरेलल ही वापस जाएगी परावर्तन के पश्चात। ये हो जाएगा आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। इसको बोल देंगे परावर्तन, ठीक है ना, डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से समझना, अब होने वाला है चैप्टर का आगाज। शानदार शानदार चीजें, कुछ टर्म्स से समझेंगे, देन हम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके पास रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम समझें तो रिफ्लेक्शन जो होता है एक्चुअल में जरूरी होता है, बहुत एक जरूरी फिनोमेना है लाइट रे का, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझ दो, यहाँ पे भी डेफिनेशन बोलूंगा मैं, आपको इंग्लिश में ही नोट करनी है, ठीक है। इंग्लिश में नोट करनी है और हिंदी में, हिंदी वालों को हिंदी में नोट करनी है, ठीक है। ये कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे हमने स्मूथ सरफेस बना ली, ठीक है। ये क्या है? सरफेस है, और इसी सरफेस को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टर। हिंदी में कहें तो परावर्तक। इसी सरफेस को कहा जाएगा परावर्तक। सिंपल पहला पॉइंट। यहां पे ये जो लाइट रे आ रही है इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे, इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे, आपतित किरण। हिंदी में बता रहे भाई, आपतित किरण, ठीक है भाई, आपतित किरण। ये जो लाइट रे टकराने के बाद जा रही है इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। ये हो जाएगी आपके पास परावर्तित किरण। ये रहेगा बीच में, बिल्कुल सेंटर में एक नॉर्मल रहेगा, यहां पे रहेगा नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल। हिंदी में बोले तो अभिलंब। ध्यान से समझ लेना सभी टर्म्स को, बिल्कुल भी बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभिलंब, यहां पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। आपतित बिंदु, आपतित बिंदु या आपतन बिंदु भी कह देंगे इसको भाई, आपतन भी बोल देंगे, आपतन, ठीक है, आपतन बिंदु, ठीक है। यहां पे एक एंगल बना, देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहां पे एक एंगल दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। अब यहां पे भी एक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, इसको आर से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये है आपके सामने कुछ टर्म्स जो हैं वो हमें ध्यान होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये जो टर्म्स आपके सामने दिख रही है आपको, ये सभी को ध्यान होनी चाहिए। क्लियर भाई? ये सभी टर्म्स सभी ध्यान रखेंगे। अभी मैं एक एक की डेफिनेशन बोलूंगा तो वो आप सभी नोट करते हुए चलना, ठीक है।
अच्छा, रिफ्लेक्टर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टर वो हो जाएगा द सरफेस एट विच द लाइट रे इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। वो सरफेस या वो सतह है जहां पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे कहते हैं हम परावर्तक, उसे कहते हैं हम परावर्तक। ठीक है, दूसरा फिर से रिपीट कर लीजिएगा, पीछे वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर देख लेना, ठीक है ना। डेफिनेशन आप सोचो कि सर दोबारा डेफिनेशन को बोलो तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अगर आपको दोबारा सुननी तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और फिर डेफिनेशन को फिर से सुन लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द लाइट रे इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, द पॉइंट एट विच द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वह बिंदु जहां पर परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है, वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतित बिंदु या आपतन बिंदु। फिर आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंसिडेंट रे की डेफिनेशन। द लाइट रे विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस, या कह देंगे रिफ्लेक्टर, द लाइट रे विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वह किरण जो प्रकाश की वह किरण जो सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरी, द लाइट रे विच गोज आफ्टर इंसिडेंट एट द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वह प्रकाश की किरण जो सतह पर टकराने के पश्चात लौटती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अगला देखो, आई की डेफिनेशन देखो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको आई से डिनोट करते हैं। आगे आ जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण अपरावर्तन कोण कहलाता है। तो ये सारी हो जाएंगे आपके सामने डेफिनेशंस, मैंने आपको बता दी हैं। आप अगर दोबारा सुनना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देख लेना, पीछे जाकर नहीं, कहीं दीवार के पीछे जाकर देखने लगो। पीछे का मतलब थोड़ा पीछे चले जाना वीडियो के टाइम में, ठीक है ना, पीछे जाकर और फिर देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। धीरे धीरे सभी टर्म्स को क्लियर करते हुए जाना है, एक भी पॉइंट, एक भी सिंगल डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना, ध्यान नहीं लेना इस पे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। इधर से कोई लाइट रे आई, इधर चली गई, ठीक है, और यहाँ पे है आपके सामने ये नॉर्मल, ठीक है, ये आई हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई सरफेस आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑलवेज lie in the same plane। क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित किरण, आपतन कोण, आपतित किरण या आपतन कोण, परावर्तित किरण या परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। देखो ध्यान से एक चीज समझ लो, यहां पर आपको कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिल सकता है कि इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो भी सही है। और ज्यादा मायने में अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे ज्यादा सही है, क्योंकि एंगल तो तब बना है जब रे आई है। अगर रे है तभी इंसिडेंट एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को काटकर आप लिखोगे इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को काटकर लिखोगे आप रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को काट देना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी काट देना। यहां पे लिखोगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तीनों जो है हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा हमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई always equal to the angle of रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई जो है ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के। ये कंडीशन भी आपके सामने होगी कि भाई एंगल आई जो है हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। ये भी सिचुएशन आपके सामने रहेगी। ये दोनों जो अभी लिखे हुए हैं आपके सामने, ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होंगे। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। सिंपल, ये हमारे पास हो जाएंगे। दो लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन के, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में अच्छे से फीड कर लेना, ठीक है। यहां तक समझ गए सभी? ये दोनों लॉ नोट कर लेना। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे ध्यान से समझें कि हमें एक चीज बोली गई है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर मैं कह दूं कि कोई लाइट रे जो है वो नॉर्मल से होते हुए आती है, तो नोट कर लेना यहाँ पे, नोट इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट through the normal, then it return after reflection through the same path। सेम पाथ पर वह वापस लौट जाती है। मतलब अगर ये कोई हमारे पास स्मूथ सरफेस है, नॉर्मल से होते हुए प्रकाश की किरण कोई आती है तो वह नॉर्मल से होते हुए ही जाएगी। इट मींस क्या होगा कि एंगल आई जो है इक्वल होगा एंगल आर के, और दोनों ही कितने बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। जब नॉर्मल से होते हुए कोई प्रकाश की किरण किसी भी सरफेस के ऊपर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, देन वहां पे एंगल आई इक्वल होगा आपके पास एंगल आर के। एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा बराबर होंगे, हमेशा, हर सिचुएशन में, ठीक है ना। तो दोनों क्या आएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर नॉर्मल से होते आ रही हो तो 0 हो जाएंगे दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल मेजर किए जाते हैं ना, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में किए जाते हैं, और नॉर्मल के ऊपर तो होते हुए आ ही रहे हैं, तो 0 हो जाएंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। ये हिंदी में अगर बोलूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अभिलंब से होते हुए ही लौट जाती है। कह सकते हैं कि समान रास्ते से होते हुए लौट जाएगी, समान पथ पर लौट जाएगी। तो ये थे आपके सामने परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम जो है हर सिचुएशन में लागू होते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में परावर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन में परावर्तन के नियम लागू होंगे। क्लियर भाई? गर्मी बहुत तेज है। अच्छा, आगे देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, दो टाइप की हमारे पास इमेज बनती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन
on the screen, can be obtained on screen, can be obtained on the screen, can be obtained on the screen। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, कि रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होगी, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये कैसा भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि वर्चुअल भी मैक्सिमम कंडीशंस में इरेक्ट होता है, मैक्सिमम कंडीशन में इरेक्ट होता है, लेकिन ऑलवेज की कंडीशन इसमें हम नहीं लिख सकते। लेकिन रियल इमेज जो है हमेशा आपके सामने इन्वर्टेड आपको देखने को मिलेगी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। रियल इमेज कह सकते हैं कि पर्दे के ऊपर प्राप्त की जा सकती है, कह सकते हैं कि जैसे सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्टर इमेज बनाता है, प्रोजेक्टर जो है वो डायरेक्ट दीवार के ऊपर इमेज बना देता है, और उसको आप एक पर्दे, मतलब वो तो पर्दा है ना, एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज भेजी जा रही है उसको ऑब्टेन किया जा रहा है कि स्क्रीन के ऊपर। तो जो सिनेमा हॉल में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। बिल्कुल शानदार एग्जांपल है रियल इमेज का। अच्छा, वर्चुअल इमेज के हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि अभी जैसे आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरी की इमेज देख रहे हो, तो आप मेरी इमेज जिस जब देख रहे हो, क्या उसको एक स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हो? मतलब अभी आपको मैं कहूं कि भाई ये मेरी इमेज है, आपको फोन में दिख रही है, आपको दूसरी किसी स्क्रीन के ऊपर इसको प्राप्त करें, नहीं कर सकते। सिंपल वर्चुअल है भाई, वर्चुअल है, रियल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे मिरर में आप अपनी इमेज को देख रहे हो, आप मिरर के सामने खड़े हो, यस सर, ऐसे बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से अपने बाल वगैरह सेट कर लेते हैं, सिस्टम फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज मिरर के अंदर देख रहे हैं और अपने को निहारे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए। तो जब हम अपनी ही इमेज देख रहे हैं तो क्या और किसी स्क्रीन के ऊपर उसको प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, कोई भी सिचुएशन नहीं। तो वही सिचुएशन है, वो कौन सी इमेज हो जाएगी आपके पास? आपके पास कौन सी इमेज हो जाएगी भाई? बोलो जरा। वर्चुअल। क्लियर? ध्यान रखना। अच्छा, अभी हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कशन प्लेन मिरर के बारे में करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। प्लेन मिरर, हाँ, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन किसके थ्रू भाई? प्लेन मिरर के थ्रू, एक समतल दर्पण के द्वारा, हिंदी में लिख लेंगे आप, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, ठीक है। अच्छा, समतल द्वारा परावर्तन के जो दर्पण के जो इमेज बनेगी उसमें ध्यान से समझ लो कि क्या सिचुएशन होगी, क्या नहीं होगी। हमेशा अगर मैं कहूं तो इरेक्ट बनेगी, हमेशा इमेज जो है वो सीधी बनेगी। प्रतिबिंब जो है ना वो हमेशा कैसा बनेगा भाई? सीधा बनेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। एंड दूसरी कंडीशन अगर दिखे तो वर्चुअल बनेगा। अभी बताया आपको कि आप खुद की इमेज बाल वगैरह सेट करने के लिए, जेल वगैरह लगाने के लिए जब अपनी इमेज देखते हैं वो इमेज वर्चुअल होती है। मतलब सर मेरा भूत है वो? बिल्कुल भूत ही है वो, वर्चुअल है, आभासी है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा उसमें दिख रहा वैसे आपके बाल सेट नहीं है, बिल्कुल सही दिखाता है वो, बिल्कुल सही दिखाता है, आभासी नहीं दिखाता है ना। तो वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी इमेज वहां पे बनती है। मात्राओं का ध्यान रखेंगे, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा हमेशा, इरेक्ट भी बनेगा और आभासी बनेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे इन्वर्टेड भी होता है। जैसे सर मैंने अपने सर में मांग निकाली लेफ्ट साइड में, इमेज में आपको दिखेगी राइट साइड में। हमने उठाया राइट हैंड, उसमें दिखा लेफ्ट हैंड। इस घटना को क्या बोला जाता है? LETERAL, लेटरल इन्वर्जन।
है ना। हिंदी में बोले तो पार्श्विक परिवर्तन। बात आई समझ में। लैटरल इन्वर्जन बोला जाता है कि जैसे अगर हम लेफ्ट राइट में, जैसे ऊपर नीचे, मेरा सर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए तो उसको लैटरल इन्वर्जन नहीं बोलेंगे। लेफ्ट एंड राइट जब बदल जाते हैं उसको लैटरल इन्वर्जन बोला जाता है। तो इसमें इमेज जो होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड में, मिरर के पीछे समान दूरी पर, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, ध्यान रखेंगे भाई इसका, दर्पण के पीछे समान दूरी पर ही उसका इमेज बन जाएगा, दर्पण के पीछे समान दूरी पर बन जाएगा। एक चीज यहां पे ध्यान से समझनी है आपको कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी काउंटिंग भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई भी दो मिरर थीटा एंगल के ऊपर रखे हुए हैं तो 360 बाई थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ इमेज आपके पास आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ इमेज की सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल दो मिरर 90 डिग्री के ऊपर रखे हुए हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर रखे हुए हैं, तो 360 बटे में 90 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 इमेज वहां पे आपको उसकी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, एक तो वो वहां पे आएगा, जैसे दो मिरर ऐसे रख दिया आपके सामने, तो एक तो यहाँ पे इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, एक इमेज इसमें और एक इमेज इसमें, 3 इमेज टोटल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना भाई। समतल दर्पण में ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरा, समतल दर्पण में हमेशा प्रकाश की किरण अगर सामने से आ रही है, अभिलंब से होते हुए आपतित होती है, अभिलंब से होते हुए जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अभिलंब से होते हुए कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अभिलंब से होते हुए ही वह वापस जाएगी। क्लियर, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो हमारे पास क्या था अभी, प्लेन मिरर था। अभी हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पणों की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि भाई दो दर्पण होते हैं हमारे पास। एक हो जाएगा फर्स्ट दर्पण, जो है हम बात करें फर्स्ट मिरर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगा, और सेकंड मिरर की अगर हम बात करें तो वो ये होगा हमारे पास। इसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर, मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। मतलब आजकल तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि अगर वो फ्री में भी पढ़ाए तो भी हम यहाँ पे उसको इंटर नहीं करने देंगे। अब उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे कि तुम यहाँ तक कहने तक पहुँच गए उसको कि भाई वो अगर फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए तो भी हम उसको इंटर नहीं कर देंगे। अब उनको ये नहीं पता कि मैं फ्री में कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। हमने खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है जिस पर कोई आँच भी नहीं लेके आ सकता। हमें कहाँ पे जाने की ही ज़रूरत नहीं है फ्री पढ़ाने के लिए। हम तो अपने घर से, अपने रूम से पढ़ा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना अच्छा कंटेंट बिल्कुल फ्रीली, फ्रीडम के साथ
किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई हमें बाधित नहीं कर सकता। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो उनको भी जरा सोच लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए बात करते हैं, अभी ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा एक बार पता है क्या हुआ, एक बार मेरे ही कोई साथ का पर्सन था, उस पर्सन को बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई आप मान लो 1-2 मिनट वो लेट भी हो जाए किसी भी कारण की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से 1-2 मिनट लेट हो जाए, लेट हो गया तो भाई उसको पता क्या कहा गया, उसको ये कहा गया कि अगर तुम कल से लेट आओगे तो तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात एक बार आप। जैसे मान लो 7:30 पे क्लास लगते हैं, सॉरी बेल लगती है, वो 2-3 दिन लगातार किसी भी कारणवश उसको घर पे काम हो गया, कोई भी सिचुएशन हो गई होगी, 7:31 या 32 तक वो पहुंच जाता था। या कई बार तो ऐसा ही होता था कि जब जैसे ही वो जाता बेल लगती, ये सिचुएशन भी होती थी। तो एक दिन उसको कहा गया कि भाई अगर तुम आगे से लेट आते हो, 31 पे भी आते हो, अगर 30 होने के बाद भी आते हो तो तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी, और मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं उसको ले आऊँगा। फिर उसने सोचा कि भाई अगर ऑप्शन ही है तो बार बार ही क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इस बात को लेकर, तो पूरी लाइफ हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अब उसने सोचा कि ये खुद तुझे कहे कि तू रहने दे, उससे पहले तो खुद ही रहने देना, बेटर है ना कि खुद ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, सिंपल है। तो यही बात है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के मिरर हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से हम बात करने वाले हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देना कि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है पोल। यहाँ पे कह देंगे कि मिरर ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, सॉरी द सेंटर ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल। अवतल तथा उत्तल दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। हिंदी में इसको ध्रुव कहा जाता है, हिंदी में इसको ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अवतल तथा उत्तल दर्पण के केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं। सेंटर ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल। यहाँ पे इसको अपेर्चर कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी एक सेकंड भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन, ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की लाइन जो होगी वो आपके पास अपेर्चर होगी। या कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ की लंबाई, ध्यान दे लेना यहां पे, परावर्तक पृष्ठ की, द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर सरफेस, द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर सरफेस इज कॉल्ड अपेर्चर, ठीक है ना, अपेर्चर। द्वारक ही इसको हिंदी में कहा जाएगा। द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर सरफेस इज कॉल्ड अपेर्चर। परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को ही द्वारक कहते हैं। क्लियर इतना? अब मैं इन दोनों को मिटाकर, इन दोनों को इरेज करके एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं, उससे और थोड़ी कुछ टर्म्स हम समझेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास आता है, अरे भाई साहब, ठीक है, हाँ ध्यान से देखो, यहां पे पॉइंट होता है F और ये होता है C। इस C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस इसको बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है भाई, मुख्य फोकस बोलते हैं। ध्यान से देख लेना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल f, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकस हिंदी में बोलेंगे इसको फोकस दूरी। क्लियर है? अच्छा, यहां से इस C से लेकर और इस P तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस होती है R, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये हो गया आपके पास
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी सिचुएशंस हमारे पास आ रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ आपको बता दिया, ये ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास इनकी सबकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, तो ध्यान से नोट कर लेना, सारे के सारे सब की डेफिनेशन बोलूंगा अभी मैं, और ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। अभी देखो सुनो ध्यान से क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जैसे इस मिरर को जिसमें से काटा गया है वो एक स्फेरिकल मिरर है, जिसमें से इसका इतना इतना पृष्ठ काट दिया गया, इतना इतना काट दिया गया और इसको हटा दिया गया इधर से, ठीक है, और इसकी एक साइड में इस साइड में पॉलिश कर दी गई, तो ये हमारे पास कौन सा मिरर बन गया, कौन क्यों मिरर बन गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मेरे को बताओ कि जब ये स्फेरिकल मिरर था तो इसका ये जो सेंटर था उसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुन लेना, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है, सुन गए ध्यान से। अब आगे सुनो, अगली डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या। The distance between the center of curvature and the pole. The distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature. पहली ये, दूसरी ये भी बोल सकते हो कि गोल, ये देखो यहाँ पे, ये तो हमारे पास जैसे हमने इसको काटा है तो यही तो पोल आएगा, और ये इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों कंडीशंस आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या बोलेंगे उसको कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं फोकस, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन ये होगी कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, इसको बोला जाता है, देखो भाई प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट बच गया, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसकी डेफिनेशन सुनो पहले, ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा, ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ध्रुव से होकर गुजरेगी। अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, तो रात के 11:15 मतलब 11:45 अगर टाइम हो रहा है, और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और इसी टाइम पर आपकी डेली वीडियो शूट की जाएगी, देखो, ठीक है। तो मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखने ना। तो सिंपल डेफिनेशन समझ गए होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना। फोकस की अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा क्या हो जाएगी आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, मुख्य अक्ष कह जाएगी। द स्ट्रेट लाइन विच इज पासेज थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, है ना, द स्ट्रेट लाइन विच इज पासेज थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। वक्रता केंद्र आपको बताई दिया, स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र होगा वो आपके पास वक्रता केंद्र हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस होगी आपके पास वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होगी आपके पास वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो द लाइट व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस देन द पास थ्रू ए पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वह जिस बिंदु से गुजरती है उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। देखो ध्यान से सुन लो, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट एट मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, parallel to the principal axis, then it passes after reflection at through a point, and this point is known as principal focus। ध्यान से सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लिखी है डेफिनेशन, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ की बात करें तो ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस principal focus and the pole, the distance between the principal focus and the pole is called focal length, is called focal length। क्लियर है भाई, ये हो जाएगा आपके पास
इन सब की डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल शानदार तरीके से हमारा ये सेशन होने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन द R एंड F। और R और F के बीच में रिलेशन होता है कि R इज इक्वल टू होता है आपके पास 2F, और अगर हम F की बात करें तो F इज इक्वल टू होता है R बटे में 2। ये बहुत शानदार रिलेशन है भाई, बहुत बार पूछा गया रिलेशन है, ध्यान दे लेना, ये बहुत बार पूछा गया रिलेशन है हमारे पास, ये बहुत शानदार है, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं कि सम इम्पोर्टेंट लॉ, कुछ महत्वपूर्ण नियम, सम इम्पोर्टेंट लॉज। ध्यान से सुनो। अब पहला लॉ क्या होता है कि जैसे कोई स्फेरिकल मिरर है, ध्यान दे लेना, यहाँ पे हम दोनों मिरर्स की बात करेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। जैसे ये हो गया, अगर पैरेलल कोई लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य एक्स के समांतर कोई अगर लाइट रे आती है तो वह प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस बिंदु से होते हुए गुजरेगी। ध्यान दे लेना, यहाँ पे अगर पैरेलल आई है तो फोकस से होते हुए गुजरेगी। दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर फोकस से होते हुए आ रही है, जैसे ये यहाँ पे एफ है, ठीक है, अगर यहाँ से होते हुए जा रही है, एक सेकेंड में ये सीखो, सीधा कर देते हैं। हाँ, अगर एफ से होते हुए जा रही है तो यह परावर्तन के पश्चात समांतर गुजर जाएगी। ये देखो एफ से होते हुए गई है तो समांतर गुजर जाएगी। ये नियम है, नियम से आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे वहां पे आपको ये ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और फोकस से होते हुए आएगी तो पैरेलल होकर गुजरेगी। बात आई समझ में? दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हो जाएगा आपके पास एफ, ये हो जाएगा आपके पास सी। तो ये अगर सी से होते हुए कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह सी से होते हुए मतलब सेम पाथ पे वह रिटर्न हो जाएगी, उसी रास्ते से वह लौट जाएगी। ये ध्यान दे लेना, दोनों मिरर्स की बात कर रहे हैं हम। और चौथा लॉ हमारे पास क्या है कि अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है, किसी भी एंगल के, कोई भी एंगल यहाँ पे बना रही है, तो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। मतलब ये आर है, ये आई है, तो यहाँ पे एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे भाई, इमेज फॉर्मेशन में ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं हमारे, ठीक है ना। तो अभी जो है चारों में फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, अगर फोकस से होते हुए आएगी तो पैरेलल जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही जाएगी, अगर कोई एंगल नॉर्मल के साथ या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाते हुए वह इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। हर टॉपिक को हमने बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया है। हिंदी में भी आपको मैंने बताया है और इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया है, दोनों लैंग्वेजेस आज हमने यूज़ की हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, देखो न्यूमेरिकल्स भी हम सारी चीज़ें कर लेंगे धीरे धीरे, बशर्ते आप पेशेंस रखना, बस आपको पेशेंस रखना है। अगर आप साथ बने रहोगे तब मैं करूँगा कुछ, ठीक है, सिंपल सी बात है। और मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको प्रोमिस कर दिया। तो किसी भी टाइम किसी भी समय पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 9306193125, ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी समय पे कोई भी प्रकार का डाउट, साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर आप डायरेक्ट मतलब पढ़ते समय पे आपको कोई डाउट आ गया और फिर आपने सोचा कि हम इसको कैसे सोल्व करें, सर होते तो पूछ लेते, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सॉरी कॉल भी अगर बाई चांस कोई ज़्यादा ही समस्या आ रही तो कर सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और अपना जो भी आपको डाउट आए वो आप इमेज, ठीक है ना, उसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर दो, देन आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट मन में नहीं रखना,
ठीक है। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हो या फिर आप इनमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा और दूसरे तरीके से, सिंपल, ठीक है ना। बाकी दुनिया चाहे जो भी कहे, किसी भी बात के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। हम हैं और आप हैं, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हम करेंगे। किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है, समझ गए। फिजिकली आपको नहीं आकर पढ़ा सकता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। बस एक जो प्रॉमिस मैंने आपसे मांगा है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो क्रेडिट भी मेहनत करने वाले को मिलना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।